हेलो छात्राओं, आज हम लोग यूपी डीएलएड के 2025 के फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर को हल करेंगे और समझेंगे कि वो किस प्रकार से प्रश्न आए थे और उनको किस प्रकार से हल किया जा सकता था। हमने बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न हल कर लिए हैं। अब बारी है लघुत्तरी प्रश्न हल करने की। तो देखते हैं कि लघुत्तरी प्रश्न किस प्रकार से आए थे और उनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। समझ में कि नहीं है? तो देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या ध्यान देना है, 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग कितना था? 40 वर्ष था। समझ में आया कि नहीं है? अब उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:1 है। पुत्र की आयु क्या है? हमको पुत्र की आयु ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, वह यह है कि आप कहाँ से सवाल हल कर रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि कंडीशन 2 होती है। पहला कि आपको एक जगह स्थिर होना है। कहाँ पे? वर्तमान पे। ठीक है, वर्तमान पे। वर्तमान से आप जाइएगा पास्ट में, मतलब कि भूतकाल में, भूतकाल। ठीक है, उसके बाद आप जाइएगा भविष्य में। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, कब कहाँ जाना है। जब बोलेगा अब का मतलब है वर्तमान में, पूर्व का मतलब है भूतकाल में। ठीक है, आगे का मतलब है कि भविष्य में। तो अब आपको एक जगह स्थिर होना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसे स्थिर होंगे? कभी भी आप सवाल हल करिएगा तो पिता या पुत्र कभी भी किसी की आयु बोलेगा तो आप उसको वर्तमान में कंसीडर करिएगा। वर्तमान में मान लीजिएगा उसकी आयु क्या है। ठीक है, तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि माना कि पिता की आयु x वर्ष है। ठीक है, कितना है? x वर्ष है। तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। क्या है? y वर्ष है। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों की, अब हमको वर्तमान की आयु पता हो गई है। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न? कि 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो इनकी जो पिता की आयु है x वर्ष, उसमें से 5 वर्ष में क्या करता हूं? माइनस कर लेता हूं। तो यहां पर लिखेंगे कि x - 5। फिर कह रहा है कि इनका योग करना है, तो योग मतलब जोड़ दीजिए। फिर कह रहा है पुत्र भी पीछे 5 वर्ष पहले छोटा रहा होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि y - 5। ठीक है, फिर कह रहा है इनको जब जोड़ा गया इनके आयु को, तो जोड़ने पर क्या आ गया? 40 वर्ष आ गया। तो अब इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं। तो कोष्टक टूटेगा तो क्या होगा? कोष्टक टूटने में कोई क्यों, यहाँ पर प्लस था तो प्लस कोई चेंज नहीं करता है चिन्ह को। ठीक है, अब इसको जोड़ दें तो जोड़ने पर क्या आ गया? ये 10 आ गया। ठीक है, जोड़ने पर क्या आ गया? -10 x 40। अब ये 10 जो है माइनस है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। तो 10 x प्लस y बराबर 40 प्लस 10। अब ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा? x प्लस y बराबर क्या हो गया? 50 हो गया। यह हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हमें एक समीकरण प्राप्त कर लिया। अब हमको जो अगला बोल रहा है प्रश्न, उससे हम दूसरा जो है समीकरण तैयार करेंगे। क्या बोल रहा है कि अब उनकी आयु का अनुपात, अब का मतलब क्या बोला हूं मैं? अब का मतलब वर्तमान में, और वर्तमान में उनकी आयु कितनी है? इतनी है। क्या बोल रहा है कि अब उनके आयु का अनुपात कितना है? 4:1 है। अर्थात कि अब उनकी आयु मतलब कि x/y बराबर क्या है? 4:1। और हमको पता है कि अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x
बटे वाई 4/1, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि x बराबर 4y। यह हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो गया। यह समीकरण हमारा 1 और यह समीकरण हमारा 2। समझ में आया कि नहीं आया? 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे कि जो समीकरण 2 से 2 का मान है उसमें किस में रख देंगे? 1 में। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं छोटे में ही ना, इतना में आ जाएगा कि समीकरण ए जो है 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है? इस प्रकार से है, तो हम रखेंगे तो क्या होगा? अब x के जगह पे क्या रखना है? 4y। तो 4y प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 50 है तो 50 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो 5 हो जाएगा, 5y। अब ये तो इसे रह गया। अब यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान, अब यहाँ पर आ गया 5, तो 5 हाँ 50, 10 बार में कट गया पूरा। तो हमको जो y का मान प्राप्त क्या हो गया? 10। मतलब कि जो पुत्र की आयु है वह वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष है। जो कि प्रश्न में पूछा था कि पुत्र की आयु कितनी है? 10। तो वो पूछा था कि कितनी आयु है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अगर पिता की आयु पूछा होता तो क्या करेंगे? पिता की आयु अगर पूछा होगा तो हम यहाँ पर जो यहाँ पर मान आया है, मैं जो प्रश्न में दिया नहीं है लेकिन सपोज दैट ऐसा हो सकता है कि पिता की आयु पूछ देता, तो आप क्या करते हैं? किसी भी समीकरण, चाहे इसमें किसी में आप रख देते हैं तो मान आ जाता, आंसर आ जाता। क्या कि 4, और यहाँ पर y के मान पे क्या रखना है? 10, गुणे 10 कर लेते हैं, तो x बराबर क्या आ गया? 40। तो पिता की आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष हो गई और वर्तमान में, और पुत्र की आयु 10 वर्ष हो गई। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप डरिएगा मत, आराम से करिएगा, हल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया आप लोगों को? अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो 13 नंबर पे प्रश्न है वह कह रहा है कि x + y = 7 तथा 3x - 2y = 11 को क्या करिए? हल करिए। अब यह कंडीशन नहीं दे रहा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है, कि ब्रज विधि से हल करना है, किस विधि से हल करना है ये बता नहीं रहा, आपको कह रहा है कि हल करिए। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले प्रश्न उतार लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि x + y = 7, ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण क्या बोला है कि 3x 11 है, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। तो कभी भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको प्रतिस्थापन विधि से मैं इस सवाल को हल करवा दे रहा हूँ, ठीक है। कभी भी इस प्रकार से सवाल आए तो आप निश्चिंत होकर पहला कार्य करिएगा, 1 को उठा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में y को प्रतिस्थापित करने पर, जब हम इसमें से y को प्रतिस्थापित करेंगे तो हम, जबकि समीकरण क्या दिया है? ये समीकरण है, समीकरण 1 यही ना है। तो अब ये कहेंगे y को प्रतिस्थापित करने, तो y बराबर क्या? ये x, y इधर चल गया तो ये बराबर हो गया, और ये y जब प्लस था तो प्लस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा। समझ में? ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं? जो अब ये मान आया है यह वाला, अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, समीकरण क्या? 3 का मान किसमें? अब ये देखिए पहले से निकाले हैं मान तो आपको दूसरे में रखना होगा, दूसरे से निकालेंगे तो अब पहले में रखना होगा। तो हमने पहले से निकाला है तो दूसरे में रखना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 में क्या करने पर? रखने पर, ठीक है। समझ में आ गया? अब हमारा काम क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पर यह है सवाल आपका, ठीक है।
अब एक बात बताइए, हमें यक्स के बराबर ये प्राप्त है, तो जहाँ पर यक्स दिखाई दे रहा है वहीं पे हम लिख देंगे 3, तो यही 3 को 3 यही तक रख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स की जगह पे क्या 7 माइनस वाई माइनस 2y बराबर 11। अब इसका गुणा कर देंगे तो क्या होगा 3 सतह 21। अब यहाँ पर क्या है 3 1 का 3 y हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये सभी उतर गया सेम। क्लियर समझ में आया? अब देखिए ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 3 है 3 2 5 हो जाएगा। अब 5 किस में है, माइनस में है, हम माइनस को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इस 11 को प्लस में है तो प्लस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या कि 5y बराबर 21 माइनस 11, तो 21 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या कि 5 बराबर 21 में से 11 गया तो 10 बचा। अब y बराबर क्या आ गया 10/5। अब ये कट गया तो y का मान आ गया कितना, 5 दूना के 10। यह आ गया आपका y का मान। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? अब y का मान हमको प्राप्त हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाले यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, इसमें दिख रहा है, वहाँ तक यहाँ तक दिखा। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए जगह नहीं है मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इस सवाल को हल कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो y है इस y का मान आप इस पे रखो चाहे इस पे रखो, इस पे किसी पे रखोगे सेम आंसर आएगा। समझ में? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि y बराबर 7 माइनस वाई, और y की जगह पे क्या रखना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 7 माइनस 2। समझ में आया कि नहीं है? अब ये घट गया तो y बराबर क्या आ गया 5, तो हमें अरे यक्स के जगह पे क्या आ गया, यक्स का मान क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर हमको प्राप्त क्या हो गया, यक्स बराबर 5 तथा y बराबर क्या प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए, समझ में आया कि नहीं आया? आया है समझ में? देखिए कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको इसी प्रकार से हल कर देना है। अगर उसमें बोला रहेगा प्रतिस्थापन विधि से तो सेम इसी प्रकार से हल करिएगा, विलोपन विधि से बोलेगा तो उसका अलग तरीका होता है। ठीक है, मैं कभी और बता दूंगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा। अब एक बात समझिए कि ये बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये यहाँ से आप क्या करिएगा, एक हमने रेखा खींची, वो रेखा कितने की है 10 सेंटीमीटर की है। वहाँ से हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। ठीक, आगे कंडीशन क्या बोला है, कह रहा है कि वृत्त की जीवा कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो हमने मैं मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक एक जीवा लिया, जीवा कितना है 16 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर आगे बोला है कि केंद्र से जीवा की दूरी, हमको बोला है कि ये केंद्र है, इस केंद्र से इस जीवा की दूरी क्या है उसी को ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब एक बात बताइए कि यह वाली दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी तो त्रिज्या न है, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखिए हमको दिख रहा है क्या कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन गया, तो ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाला क्या होता है, कोण होता है, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब बराबर कौड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, लंब बराबर कर्ण बराबर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस आधार के बराबर कितना दिया है 8। अब देखिए यहाँ पर ये दूरा 16, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 16, तो ये बीचों से कटाना है,
तो बीचवा से कटा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 8 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर ये हो गया 8, अब इसको करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 10 में 100, 8 64। अब इसको घटा देंगे तो क्या आ गया, 36 आएगा। 36 किसका वर्ग है, 6 का। तो यहाँ पर लंब बराबर क्या प्राप्त हो गया, 6 सेंटीमीटर। लंब कितना प्राप्त हो गया, 6 सेंटीमीटर। अर्थात जो है वृत्त की जो त्रिज्या है, केंद्र से जीवा की दूरी जो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से आप कभी भी कोई भी प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जबकि हमने 14 वाले प्रश्न को हल कर लिया, अब बारी है 15वें नंबर के प्रश्न को हल करने की। तो 15 वाले नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कहता है, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि समलंब। पहली बात, समलंब कैसा होता है? समलंब जो होता है वह इस आकार का होता है। ठीक है, समलंब की समांतर भुजा, मतलब हाई वाली भुजा। ठीक है, भुजा क्या है, 15 मीटर की है, 8 मीटर की है। तो यह वाली है 15 मीटर की और यह वाली है 8 मीटर की। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर बोला जा रहा है और उसके बीच की दूरी और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये दूरी जो है इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 8 नहीं 12 मीटर की है। क्या है, 12 मीटर की है। तो समलंब से घिरे क्षेत्रफल जो ये वाला पूरा है, एरिया है पूरा, इस एरिया का क्या करिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात हमको पता है क्या, कि समलंब का, यहाँ पर लिख देता हूँ, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे कोष्टक में पहली भुजा, मतलब कि भुजा 1 धन भुजा 2 गुणे हाइट, मतलब ऊंचाई। ठीक है, यह होता है समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है। समझ में आया कि नहीं है? समलंब का जो है क्षेत्रफल का क्या होता है, ये सूत्र होता है। जबकि जो यहाँ पर चाहिए हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समलंब का, सारी चीज़ें दे दी गई हैं, तो हम आसानी से इसी सूत्र पर रखकर हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि भुजा 1 बराबर, पहली भुजा क्या है, 8 मीटर की है, तथा दूसरी भुजा यहाँ पर ऐसे पहली लिखता हूँ ना, पहली भुजा 8 मीटर की तथा दूसरी भुजा 15 मीटर की है, तथा ऊंचाई 12 मीटर की है, 12 मीटर की है। तब क्या होगा, तब समलंब से घिरा क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 बेस 1 बेस 2 गुणे हाइट। ठीक है, ये हो, और यह तो सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र पे रख देंगे तो 1/2 हो गया। पहली भुजा क्या है, 8 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 मीटर धन
दूसरी भुजा क्या है 15 मीटर, तो 15 मीटर। फिर गुणे ऊंचाई कितनी है 12। ठीक, अब एक बात बताइए, 2 से कट गया ये कितनी बार में 6 बार में, 2 छक्के 12। अब इसको जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 23 हो गया। इसको जोड़े हैं तो ये गुणे पे 6 है। अब 36 18, 6 दूना 12 1 13। यह हो गया क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। समलंब से घिरे क्षेत्रफल क्या है, समलंब से घिरे क्षेत्रफल क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 138। ठीक है, 138 वर्ग मीटर है। समझ में आया कि नहीं है? इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं है? प्रश्न नंबर 16 कहता है कि एक बेलन, पहली बात बेलन कैसा होता है, तो बेलन इस प्रकार का होता है। ठीक है, यह हो गया आपका बेलन। ठीक, बेलन की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी दे दिया है 18 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक, तथा त्रिज्या कितनी दे दी है, त्रिज्या r बराबर दे दिया है 10.5 दे दिया है। अब बेलन का क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन का क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हमको पता क्या है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h। यह होता है सूत्र किसका, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र यह होता है। तो अब हमको जो पता है अब उस पर रख देते हैं। क्या पता है, 2 का मान तो 2 ये रह गया, इसका मान पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। अब यहाँ पर गुणे r का मान क्या दिया है 10.5। फिर आगे क्या दिया है r का मान क्या दिया है 10.5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है धन h का मान क्या दिया है 18। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? अब क्या करेंगे, जो कटता है उसे काट देते हैं, फिर गुणा कर लेंगे। यह कट गया, 7 एकम 7, 7 5 35। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे। ऐसा कर यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं 22 गुणे 1.5 गुणे नहीं। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28.5। ये गुणे का चिन्ह यहाँ पर कैसे हैं, सीधे इसको लिख देते हैं गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इस प्रकार का दिख रहा है। हम लोग ऐसा करते हैं कि दशमलव हटा देते हैं ताकि हमको गुणा भाग करने में आसानी हो। तो यहाँ से जो दशमलव हटा 1 0 बन गया, यहाँ से दशमलव हटा 1 0 बन गया, मतलब अब कितना हो गया 100 बट्टे में क्या हो गया 100। ठीक है, अब काट लेते हैं। 2 से काटा कितनी बार में, एक बार में 50 हो गया। ठीक है, अब ये 5 से काट लो, 5 3 15 हो गया, ये 10 बार में कट गया। ठीक है, अभी कट सकता है 5 से ही, अरे 2 से काट लेते हैं, 11 हो गया, ये हो गया 5। ठीक, अब 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, फिर एक कितनी बार, अब 5 25, अब यहाँ पर बचा कितना 3, तो 7। अब यहाँ पर हम 11 3 33 गुणे, समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक कर लिए। अब हम क्या कर लेते हैं, सिंपल सा इनका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे कैसे, 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15, अब 15 2 17, फिर 17 पूरा लिखा गया। अब इसी प्रकार से यहाँ इसको एक लाइन छोड़ेंगे, फिर वही चीज़ लिख देंगे।
जोड़ने पे क्या आ गया, अब इसका जब गुणा किए हैं तो हमको प्राप्त हो गया कितना, यही हो गया क्या, उस बेलन का क्या हो गया, संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या हो गया, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1881 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा में 24 छात्रों, तो लिखा गया है छात्रों की आयु वर्षों में आंकड़े में निम्नलिखित है। मतलब कि जो किसी कक्षा में आयु दिया है और छात्र की संख्या दी गई है, ठीक है, और कह रहा है कि आंकड़ों की क्या करिए, मध्यिका ज्ञात करिए। क्या करिए, मध्यिका ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए मध्यिका का सूत्र क्या होता है, पहले लिख लेते हैं मध्यिका का सूत्र क्या होता है कि माध्यिका बराबर होता है n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद अपान 2। यह होता है मध्यिका का सूत्र। ठीक है, चलते हैं हम लोग प्रश्न को देखते हैं और इस प्रश्न को यहाँ पर उतारते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। समझ में कि नहीं? सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं आयु वर्षों में। समझ में कि नहीं? अब यहाँ पे लिखेंगे कि 12, 13, 14, 15, 16। ठीक, फिर कह रहा है कि छात्रों की संख्या, जो छात्र की कौन कौन से छात्र हैं, तो 12 वर्ष के 4 छात्र हैं, 13 वर्ष के 5 छात्र हैं, 14 वर्ष के 4 छात्र हैं और 15 वर्ष के 5 छात्र हैं और 16 वर्ष के 6 छात्र नहीं, 15 वर्ष के 6 छात्र हैं और 16 वर्ष के 5 छात्र हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए इस प्रकार का जब भी आपको मध्यिका ज्ञात करनी हो तो आप क्या करिए, संचयी बारंबारता ज्ञात कर लीजिए। तो संचयी यहाँ पे लिखेगा संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर बना देता हूँ बॉक्स, एक अच्छा लगेगा। ठीक, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कितना हो जाएगा, ये है 4 संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए। फिर यहाँ पर हो गया 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो गया, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो हमें n की वैल्यू प्राप्त हो गई है, n की वैल्यू कितनी हो गई है 24 प्राप्त हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए n जो है हमको प्राप्त हो गया कितना 24, तो 24 हमारा n का मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि n जो है सम है, क्या है n जो है जो 24 आया है, 24 क्या है सम है। तो सम के लिए यह वाला सूत्र लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो यह वाला सूत्र लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि माध्यिका बराबर n, यहाँ पर लिखा है n के जगह पे क्या लिखना है 24 लिखना है, 24। अब उसके बाद क्या है /2 है तो 2 लिख देंगे वहाँ पद, फिर उसके बाद धन है तो धन, फिर उसके बाद लिखेंगे n के जगह पे क्या लिखना है 24/2 धन 1 वहाँ पद, बट्टे में क्या लिखना है 2 लिखना है। समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसको काटेंगे तो क्या होगा, कट गया कितनी बार में 12 बार में, 12वां पद धन। अब देखिए इसको काटे तो 12 12 1 13,
13वां पद बटे में 2। अब देखिए 12 कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर तो 4 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 13 आ रहा है, तो इसी पद में जो है क्या हो 12 आएगा और इसी में 13 भी आएगा। तो इसके सोझे में कौन है, या इसके साथ है, इसकी रेखा यहाँ पर है, इसकी रेखा यहाँ तक है और इसकी इसमें है। तो 13 किससे मिल रहा है, 14 वाले से मिल रहा है। तो 13 बच्चे जो हैं, अब ये इसकी है, ये कितनी आयु की है, 14 वर्ष की। तो यहाँ पर लिखेंगे 14, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि इस विजुअल हो। 12वां पद क्या है, 14 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14, ठीक है। धन 13वां भी क्या है, 14 बटे में 2। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 बटे 2, कट गया कितनी बार में, 14। तो अब इसकी जो मध्यिका हमको ज्ञात करनी थी, तो वो मध्यिका कितना आ गई है, 14 आ गई है। समझ में आया। इसी प्रकार से कभी भी आपको ज्ञात करना हो किसी भी आंकड़े का, अगर आपको मध्यिका ज्ञात करना हो और यह आंकड़ा इस प्रकार से दिया हो, तो आप सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात कर लीजिएगा, फिर आप इसी सूत्र पे क्या करिएगा, रख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर अगर सम की जगह पे विषम आता तो जो है सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाता, सम आया तो इस सूत्र पे रखेंगे, विषम आएगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा सूत्र। समझ में आया कि नहीं। लेकिन जो भी प्रक्रिया है सेम प्रक्रिया होगी अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तब। समझ में आया कि नहीं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, यदि एक थैले में समान आकार की 100 गेंदों में, पहली बात है कि एक थैला है जिसमें कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 100। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 100 है। गेंदों में से 50 लाल रंग की गेंदें हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग की गेंदें कितनी हैं, 50 हैं। फिर उसके बाद कह रहा है 30 गेंद नीले हैं, तो तथा नीले रंग की गेंदें कितनी हैं, 30 हैं, यहाँ पर लिख दिए 30। फिर आगे कह रहा है 30 तो लिखा गया, कितने हैं, नीले हैं, और 15 गेंद क्या हैं, पीले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पीले रंग की गेंदें कितनी हैं, 15 हैं, और 5 गेंद क्या है, हरे हैं, तो यहाँ पर हरे गेंद कितनी हैं, 5 है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, हो तो थैले में से एक नीले रंग की गेंदें, एक क्या करेंगे, उस थैले में से एक नीले रंग की गेंद निकालने की संभावना, निकालने की उस गेंद, वो जो थैला है उस थैले में हाथ डाल के क्या करना है, एक गेंद निकालना है, और क्या संभावना है कि वो गेंद कौन सी निकलेगी, नीले रंग की गेंद निकलेगी। क्या संभावना है कि वो गेंद नीली निकलेगी। तो जो प्रायिकता का क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है, हाँ नीचे में लिखेंगे कुल संभावना, हाँ आने की संभावना, आने की कुल हरे। ठीक है, जो लाना रहेगा उसकी। ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे क्या चीज़,
कि किसको लाना है, हमें कौन सा लाना है, तो हमको नीला रंग का जो है गेंद लाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर नीला रंग कितने हैं, कितनी गेंदें हैं नीले रंग की, 30 गेंदें हैं। और कुल संभावना कितनी है, कुल संभावना है 100 गेंदों की। तो यहाँ पर लिखेंगे 100, 0 से 0 कट गया, बचा क्या 3/10। इसको हम प्रतिशत में अगर ज्ञात करें तो हम लिख सकते हैं कि 30%। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सी बोला है कि नीले रंग की, तो यहाँ पर लिखेंगे कि नीले रंग की गेंद आने की संभावना 3/10, हाँ 3/10 या 30% होगी। समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार से कभी भी प्रायिकता का कोई भी प्रश्न आए तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई भी प्रश्न अगर समझने में कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, मैं इन्हीं प्रश्नों को दोबारा भी समझा सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया?